भारत को म्यांमार में बड़ा झटका, चीन को मात देने वाला प्लान पर ग्रहण। अब क्या करेगी मोदी सरकार, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी में शहबाज का F-15 जेट से वेलकम। MBS की चाल पर अमेरिका चीन चुप, भारत ईरान की टेंशन बढ़ी। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ F-35 बनाम F-35 की जंग। इजराइल ने दगाबाजी कर तुर्की को स्टील जेट बेचेंगे ट्रम्प। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 25 सितंबर को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन व्हाइट हाउस का दौरा करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान तुर्की के साथ अरबों डॉलर का समझौता होने की संभावना जताई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि हम राष्ट्रपति के साथ कई व्यापारिक और सैन्य समझौते का काम कर रहे हैं, जिनमें बोइंग विमानों के बड़े पैमाने पर खरीद, F-16 सौदा और F-35 फाइटर जेट पर बातचीत को आगे बढ़ाना शामिल है, जिसके सकारात्मक परिणाम की हमें उम्मीद है। साल 2019 के बाद पहली बार एर्दोगन अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जाने वाले हैं। 2019 में ही एर्दोगन ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था, जिसके बाद अमेरिका ने तुर्की पर काटसा के तहत प्रतिबंध लगा दिए थे। कुछ रिपोर्ट के अनुसार बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के साथ तुर्की के काफी महत्वपूर्ण डील हो सकते हैं। बोइंग को तुर्की की राष्ट्रीय विमानन कंपनी टर्किश एयरलाइंस से 250 यात्री विमानों का ऑर्डर मिल सकता है, जिसमें बोइंग 737 मैक्स और लगभग 75 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जेट शामिल होंगे। बोइंग को तुर्की की राष्ट्रपति विमानन कंपनी टर्किश एयरलाइंस से 250 यात्री विमानों का ऑर्डर मिल सकता है, जिसमें बोइंग 737 मैक्स और करीब 75 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जेट शामिल होंगे। इसके अलावा भी तुर्की और अमेरिका कंपनियों के बीच कई तरह के समझौते हो सकते हैं। एर्दोगन के व्हाइट हाउस दौरे के दौरान तुर्की और अमेरिका के बीच 40 F-16 ब्लॉक 70 वाइपर लड़ाकू विमानों की खरीद के साथ साथ 79 मौजूदा F-16 विमानों के आधुनिकीकरण किट पर बातचीत आगे बढ़ सकती है। इस पैकेज को अमेरिकी कांग्रेस ने 2024 में सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी थी। इसके अलावा सबसे ज्यादा नजर F-35 स्टील फाइटर जेट को लेकर है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप तुर्की को बेचने की मंजूरी दे सकते हैं। अमेरिका ने S-400 खरीदने के लिए तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया था, लेकिन अब तुर्की S-400 को रूस को वापस लौटाने के लिए तैयार हो गया है। अगर वाकई अमेरिका से तुर्की को F-35 जेट मिलते हैं तो मिडिल ईस्ट के जंग का नया मैदान तैयार हो सकता है, क्योंकि इजराइल पहले से ही F-35 स्टील फाइटर जेट का इस्तेमाल करता है। इजराइल और तुर्की के बीच हालिया समय में लगातार तनाव बढ़ रहे हैं, चाहे वह सीरिया हो या फिर हमास को तुर्की की मदद। लगातार आशंका बताई जा रही है कि भविष्य में इजराइल और तुर्की के बीच झगड़ा हो सकता है। साइप्रस और पूर्वी भूमध्य सागर में भी दोनों ही देश आमने सामने रहते हैं, इसलिए एक्सपर्ट का मानना है कि शायद बहुत जल्द दुनिया में पहली बार F-35 से ही जंग हो सकती है। इसके अलावा इजराइल ने हाल ही में साइप्रस को 12 MX एयर डिफेंस सिस्टम दिया है, जिसकी रडार क्षमता 460 किलोमीटर तक सर्विलांस कर सकती है और यह सीधे तुर्की की हवाई गतिविधियों पर नजर रखने में सक्षम है। इससे अंकारा का टेंशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है। आपको बता दें कि तुर्की और ग्रीस के बीच भी सालों से तनाव रहा है और ग्रीस के पीठ के पीछे इजराइल खड़ा है। ग्रीस ने भी अमेरिका से F-35 स्टील फाइटर जेट खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ग्रीस और तुर्की के बीच एजियन सागर और साइप्रस को लेकर दशकों से तनाव और दोनों कई बार युद्ध की कगार पर पहुंच चुके हैं। यदि आने वाले वर्षों में ग्रीस और तुर्की दोनों F-35 से लेस होते हैं तो भूमध्य सागर पर किसी भी तरह का टकराव F-35 बनाम F-35 लड़ाई का रूप ले सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ नाटो जैसा सुरक्षा समझौता दुनिया भर की चर्चा का विषय बन गया है। यह ऐतिहासिक समझौता करने पहुंचे पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर का सऊदी अरब में प्रवेश करने पर F-15 फाइटर जेट से स्वागत किया गया। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और शहबाज शरीफ के बीच परमाणु सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। सऊदी रक्षा मंत्री ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब पर हुआ दुश्मन पर हमला एक दूसरे पर अटैक माना जाएगा।
जाएगा। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस समझौते के बाद सऊदी अरब को पाकिस्तान का परमाणु सुरक्षा कवच मिल गया है। कुछ विशेषज्ञ का कहना है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान की सुरक्षा समझौते का असर भारत से लेकर ईरान और इजराइल तक पड़ेगा। यही नहीं, इस परमाणु बम की डील पर अमेरिका और चीन की चुप्पी गंभीर सवाल उठाती है। आपको बता दें कि सऊदी प्रिंस और शहबाज के बीच रणनीतिक आपसी रक्षा समझौता न केवल 8 दशक से चले आ रहे पाकिस्तान सऊदी अरब के रिश्ते पर नई दिशा देगा, बल्कि दोनों देश क्षेत्रीय सत्ता संतुलन को फिर से परिभाषित करेंगे। उन्होंने कहा कि यह समझौता ऐसे समय पर हुआ जब गाजा में इजराइल के हमले चल रहे हैं और कतर पर नेतन्याहू की सेना ने मिसाइल हमला किया है। निशिकांत ओझा ने बताया कि साल 1947 में पाकिस्तान की आजादी के बाद सऊदी अरब उन देशों में शामिल था जिन्होंने सबसे पहले जिन्ना के इस इस्लामिक देश को मान्यता दी है। आपको बता दें कि निशिकांत ओझा ने बताया कि साल 1951 में सऊदी और पाकिस्तान के बीच मित्रता संधि हुई थी। पाकिस्तानी सेना दशकों तक सऊदी सेना को ट्रेनिंग देती रही है। 1970 और 1980 के दशक में करीब 20,000 पाकिस्तानी सैनिक सऊदी अरब में तैनात थे। साल 1998 में जब पाकिस्तान ने परमाणु बम का परीक्षण किया और उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे, तब सऊदी अरब ने उसकी वित्तीय मदद की थी। इस ताजा डील के बाद अब दोनों देश हथियारों का संयुक्त उत्पादन भी कर सकते हैं। यह समझौता ऐसे समय पर हुआ जब कतर इजराइल के हमले के बाद अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के इस रक्षा समझौते पर अमेरिका ने चुप्पी साध रखी है। इससे पहले बाइडेन प्रशासन ने चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान अमेरिका तक हमला करने वाली परमाणु मिसाइल बना रहा है। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के पूर्व राजनयिक जल में खलील जाद ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान के पास इजराइल तक परमाणु हमला करने वाली ताकत मौजूद है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया है कि परमाणु बम भी सऊदी के लिए अब उपलब्ध है। सऊदी के एक अधिकारी ने भी कहा है कि इस रक्षा समझौते में हर तरफ से सैन्य साधन मिल सकता है। निशिकांत ओझा का कहना है कि यह परमाणु सुरक्षा समझौता भले हो गया हो, लेकिन यह औपचारिक परमाणु सुरक्षा गारंटी नहीं देता है। इससे पहले पाकिस्तान ने कोल्ड वार के दौरान अमेरिका के साथ रक्षा समझौता किया था, लेकिन 1970 के दशक में ये सब खत्म हो गया। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ म्यांमार में चीन की चाल को मात देने की भारत की योजनाओं को बड़ा झटका लगा है। दरअसल भारत ने हिंसा प्रभावित म्यांमार के काचिन राज्य से दुर्बल मृदा तत्वों के आयात की योजना बनाई थी, लेकिन अब इस पर ग्रहण लग गया है। बताया जा रहा है कि काचिन में सेना और विद्रोहियों के बीच भारी युद्ध छिड़ने और ट्रांसपोर्ट में आने वाली मुश्किलों के कारण यह परियोजना खतरे में है। हालांकि भारत ने म्यांमार से इन तत्वों के आयात पर अपना प्लान नहीं छोड़ा है। आपको बता दें कि चीन पूरी दुनिया में दुर्लभ मृदा तत्वों का सबसे बड़ा निर्यातक है। चीन ने हाल ही में इन तत्वों के निर्यात पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए, जिसमें पूरी दुनिया में इसकी डिमांड बढ़ गई है। इस कारण भारत अपनी घरेलू जरूरतों के लिए चीन की निर्भरता घटाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने म्यांमार से इस दुर्लभ मृदा तत्वों की ढुलाई के लिए मिजोरम के सोरांग तक का एक नई रेल लाइन का भी उद्घाटन किया है। इसे भारत के प्रमुख रणनीतिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है। इसमें न केवल मिजोरम रेल नेटवर्क से जुड़ा है, बल्कि म्यांमार के करीब तक भारत ट्रेन पहुंचाने में सफल हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह रेल लाइन भारत को म्यांमार के खनिज समृद्ध क्षेत्रों के करीब ला सकती है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार भारत की योजना रेल लाइन को मिजोरम के लोंगतलाई जिले में म्यांमार सीमा पर स्थित एक छोटे से गांव हमवंग बचुआ तक पहुंचाने की है। इसके लिए रेल लाइन की लंबाई 223 किलोमीटर और भी बढ़ाई जाएगी। यह शहर एक महत्वपूर्ण जंक्शन के रूप में काम करेगा, जो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को म्यांमार का कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना से सड़क मार्ग से जुड़ेगा। यह पूर्वोत्तर भारत को म्यांमार के रखाइन राज्य में स्थित सितवे बंदरगाह तक रणनीतिक पहुंच भी प्रदान करेगा। पूरा होने के बाद इस परियोजना से म्यांमार के साथ भारत के व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हालांकि म्यांमार के उत्तर पूर्व में स्थित काचिन की खदानों से दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की महत्वपूर्ण मात्रा में परिवहन पर इसका प्रभाव सीमित रह सकता है, क्योंकि म्यांमार के भीतर भारत की सीमा तक उन खनिज पदार्थों के परिवहन के लिए जरूरी सड़क या रेल संपर्क का अभाव है। भारत ने म्यांमार के सैन्य शासन के साथ भी इस परियोजना पर काम करने को लेकर संपर्क किया है। दुर्लभ पृथ्वी तत्व रासायनिक तत्वों का एक समूह
समूह है, जिसमें लेथेनाइट श्रृंखला के 15 तत्व, स्केडियम और यूट्रियम शामिल है। ये 17 तत्व पृथ्वी की पपड़ी में पाए जाते हैं, जिन्हें आर्थिक रूप से निकालना काफी महंगा होता है, इसलिए इन्हें दुर्लभ कहा जाता है, न कि इसकी कम उपलब्धता के कारण। ये उच्च तकनीकी उपकरणों जैसे स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी और पवन टरबाइन के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे इसकी मांग बढ़ रही है। कांचीन में मुख्य रूप से भारी दुर्लभ पृथ्वी तत्वों, विशेष रूप से डिस्प्रोसियम और टर्बियम पाया जाता है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।